हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो है स्ट्रीमलाइन मोशन यानी किसी भी जो आपका द्रव्य होता है, जो आपका फ्लूइड होता है, उसमें स्ट्रीमलाइन मोशन यानी धारावाही प्रवाह क्या होता है, ये हमने देखा था। इसके साथ साथ हमने लैमिनर फ्लो के कॉन्सेप्ट को जाना था, जिसमें हमने ये देखा था कि धारावाही प्रवाह कब होता है, जब भी कोई फ्लूइड या कोई द्रव्य जो है इस तरीके से गति करता है कि जो आगे जो आपके फ्लूइड है, जो द्रव्य है, उसके कण जो आगे गति कर रहे हैं उतनी ही गति से जो आपके पीछे वाले जो कण हैं वो गति करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहा था कि जो आपका पैसेज है, जो पाथ है, जो पथ है, वो कैसा भी हो सकता है, ऊपर नीचे, ठीक है, कैसा कर्व पाथ भी हो सकता है। फिर इसके बाद हमने लैमिनर फ्लो के बारे में बात किया था कि जब स्ट्रीमलाइन फ्लो आपका एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में या एक बिल्कुल सीधा, मतलब एक बिल्कुल सीधे पथ में, एक हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, तो वहां पे हमने देखा था कि आपका जो है लैमिनर फ्लो होता है। इसके बाद विक्षुब्ध जो है प्रवाह या टर्बुलेंट फ्लो के बारे में हमने बात की थी, और हमने देखा था कि यहाँ पे जो है आपका जो फ्लूइड है वो बहुत तेज गति से मूव करता है, तिरछा मिर्छा मूव करता है। ठीक है, ये हमने जाना था। हमने रेनॉल्ड नंबर के बेस में इन दोनों को जो है डिफरेंशिएट किया था और कहा था कि अगर 2000 से कम रेनॉल्ड नंबर है तो क्या होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो, धारावाही प्रवाह। 3000 से अधिक है तो विक्षुब्ध प्रवाह, और अगर इन दोनों के बीच में है तो आपका जो फ्लूइड का मोशन है या गति है वो अनस्टेबल होती है। ठीक है, ये हमने जान लिया था। इसके बाद हमने ये देखा था कि किस तरीके से आपका जो है डेंसिटी, ठीक है, जो डेंसिटी और ईटा के ऊपर किसी भी द्रव्य का फ्लो डिपेंड करता है। आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की, या कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जिसे हम कहते हैं। बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये तब वैलिड होती है जब भी कोई लिक्विड, ठीक है, जब भी कोई लिक्विड फ्लो करता है। यहाँ पर जब हम लिक्विड की बात करते हैं, तरल की बात करते हैं, तो एक आइडियल फ्लूइड की या आइडियल जो लिक्विड होता है उसकी हम बात करें। आइडियल लिक्विड यानी आइडियल लिक्विड के बहुत सारे गुण हैं। यहाँ पे जिस हम गुण को कंसीडर करते हैं वो है इनकम्प्रेसिबिलिटी यानी असंपीड्यता। ठीक है, यानी जो हमारा फ्लूइड है, जो हमारा तरल है, वो संपीड्य नहीं है। उस पर अगर हम बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो वो जो है ऐसा नहीं होता कि वो संकुचित हो जाए या वो दब जाए। ठीक है, तो इस प्रकार के फ्लूइड में हम इसकी बात करते हैं। बेसिकली ये हमें फ्लो के बारे में बताता है, और ये जो आपकी इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, कॉन्टिन्यूटी की इक्वेशन जो है, ये आपकी कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर डिपेंड करती है। बेसिकली ये कहाँ पे लगता है, ये आपको ध्यान रखना, फ्लूइड के फ्लो में। और यहाँ पे जब हम फ्लो की बात करते हैं तो हमारा जो फ्लो होता है किसी एक पाइप के रूप में हम मान लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम फ्लूइड के फ्लो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, एंटरिंग में या अंदर जाने में और बाहर निकलने में दोनों हम अलग अलग लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी भी इनकी अलग अलग होती है, ठीक है, वेग भी अलग अलग होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या कहा गया है, सबसे पहली बात कि आपका जो फ्लूइड आप ले रहे हैं वो अनसंपीडित हो, या हम कह सकते हैं इनकम्प्रेसिबल आपका होना चाहिए। ठीक है, तो इसे फ्लूइड में यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब भी कोई भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो करता है तो क्या होता है, पहला सिरा, मान लीजिए ये सिरा है P और ये है Q। जो पहला सिरा है जहां से ये एंटर करता है, ठीक है, एंटर करता है, उसका जो मास होगा, ठीक है, ठीक है, उसका जो मास होगा A1V1 रो, वो बराबर होता है उस एंड के जहां से ये बाहर निकल रहा है, यानी आउटलेट के जो है बराबर होता है वहां पे जो मास निकल रहा है, यानी A2V2 रो। ठीक है, रो 1 और रो 2।
ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हैं ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को दर्शाता है, यानी यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसे दर्शा रहा है। A1 P के लिए, A2 जो है Q के लिए। V है यहाँ पे V1 और V2, ये दोनों वेलोसिटी को दर्शाते हैं, ठीक है। रोह जो है यहाँ पे रोह1 और रोह2 डेंसिटी को दर्शा रहा है, इस लिक्विड की डेंसिटी यानी इसका जो है घनत्व को दर्शा रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें A1 V1 की, तो ये किसको दर्शाता है, वॉल्यूम को। A क्या है, इसका एरिया, V जिस स्पीड से जा रहा है, ठीक है, यानी पर यूनिट टाइम में जितना ये स्पीड ले रहा है। तो बेसिकली ये जो आपका पैरामीटर है ये आपके वॉल्यूम यानी आयतन को दर्शाता है, ठीक है। और रोह क्या है, डेंसिटी है। और आप ये जानते हैं कि डेंसिटी बराबर होता है, घनत्व बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम के, या अगर हम मास की बात करें तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वॉल्यूम है, ये डेंसिटी है लिक्विड की, ये वॉल्यूम है, आयतन है, ये घनत्व है। तो ये किसे दर्शा रहा है, मास को। तो यहाँ पे हम इसको इजीली समझ सकते हैं कि जो मास है, जो आपका फ्लूइड है या जो आपका तरल है, द्रव्य है, उसका जो मास है, उसका जो द्रव्यमान है वो इनलेट में और आउटलेट में दोनों जगह सेम है, दोनों जगह क्या है, सेम है। तो इसके ऊपर ये क्या करता है, बेस, इसके ऊपर बेस्ड है। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि A1 V1 बराबर होता है A2 V2 के, मतलब इस लॉ के अकॉर्डिंग A1 V1 बराबर होता है A2 V2 के, यानी एरिया इनटू वेलोसिटी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और जो वेलोसिटी है, ठीक है, जो वेग है, इनका जो आपका प्रोडक्ट होता है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है। किसके लिए, जब भी कोई फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड फ्लो करता है, आइडियल फ्लूइड यानी ऐसा फ्लूइड, ऐसा द्रव्य जिसका जो कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है, जो कि कंप्रेस नहीं हो सकता है, असंपीड्य है, ऐसे द्रव्य का में उसके फ्लो के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहां पर उसके एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है हर एक पार्ट पे, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, द्रव्य में होता है, फ्लूइड में होता है, और आपका जो फ्लूइड है वो आइडियल होना चाहिए, ठीक है। अब हम थ्योरेटिकली देख लेते हैं। Continuity equation is one of the various fundamental principle of physics used for the analysis of the uniform flow of liquid। यानी अगर हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है फिजिक्स का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, फ्लूइड के जो आपके द्रव्य हैं उसके फ्लो, उसके प्रवाह के बारे में बात करते हैं, उसके यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। The continuity equation is based on the principle of mass conservation for the study। यानी ये जो आपका जो इक्वेशन है ये किसके ऊपर बेस है, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके ऊपर ये बेस है, यानी द्रव्यमान का संरक्षण का जो नियम है उसके ऊपर ये बेस है, यानी मास जो है, द्रव्यमान जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये यहाँ पे कहा गया। और यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, एक डायमेंशन में फ्लो, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि हम यहाँ पे फ्लो की बात करते हैं, तो फ्लो किसमें, एक डायमेंशन, ठीक है, वन डायमेंशन में एक विमेय प्रवाह की हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। If a steady flow exists in a channel and the principle of conservation of mass is applied to the system as well, there exists a continuity of flow of fluids as well। क्या कहा गया है कि अगर फ्लो कैसा है, स्टडी है, प्रवाह कैसा है, एक जैसा है, और यहाँ पे अगर हम प्रिंसिपल सिद्धांत लगा दे किसका, आपके द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाए, ठीक है, इस फ्लूइड में, तो यहाँ पे आपकी कॉन्टिन्यूटी होती है। इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ फ्लूइड। इसे हम जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रूप में भी हम इसे एक्सप्रेस करते हैं। It simply states that the rate of inlet of mass in a system is equal to the rate of outlet of mass from the system। अब जैसे हमने अभी बात की थी
कि हम यहाँ पे ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो हमारा फ्लूइड है, जो द्रव्य है, वो यहाँ से अंदर जा रहा है और यहाँ से क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जितना इनलेट होगा, जितना आपका मास अंदर जाएगा, उतना ही बाहर आएगा। जो हमने यहाँ पे ये इक्वेशन पढ़ी थी, तो यहाँ पे हमने यही कहा था कि जितना मास आपका अंदर जाएगा फ्लूइड का, उतना ही मास आपका क्या होगा, इजेक्ट होगा, बाहर आए। जितना इनलेट है उतना ही आपका आउटलेट होगा। और इसको हम मैथमेटिकली किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, A1V1 बराबर A2V2। तो यहाँ पे हम इसको A1V1 बराबर A2V2 के रूप में इसे परिभाषित कर सकते हैं। सातत्य समीकरण भौतिकी के विभिन्न मूलभूत सिद्धांतों में से एक है, जिसका उपयोग तरल पदार्थों के समान प्रवाह के विश्लेषण के लिए किया जाता है। सातत्य समीकरण स्थिर एक आयामी प्रवाह के लिए द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यदि चैनल में एक स्थिर प्रवाह मौजूद है और द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत सिस्टम पर भी लागू होता है, तो तरल पदार्थ के प्रवाह को निरंतरता भी मौजूद होती है। इसे द्रव्य के प्रवाह के दौरान द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। यह केवल यह बताता है कि किसी सिस्टम में द्रव्यमान के प्रवेश की दर सिस्टम से द्रव्यमान के बाहर निकलने की दर के बराबर होता है। इसे गणितीय रूप में इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, A1V1 बराबर A2V2। अब हम इसे डिराइव करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे पास एक लिक्विड है, ठीक है, एक लिक्विड है, वो फ्लो कर रहा है, प्रवाहित हो रहा है। यहाँ पे ये आपका AN है और ये आपका BN है। इसका एरिया है A1, इसका एरिया है A2। यहाँ पे जिस फ्लो से आपका लिक्विड जा रहा है, जिस प्रवाह से लिक्विड जा रहा है, उसका वेग है V1 और यहाँ पे है आपका V2। यहाँ पे अगर हम डेंसिटी ले ρ1 ले लेते हैं और यहाँ पे हम ρ2 ले लें, ठीक है। तो हम क्या मान रहे हैं कि जो हमारा फ्लूइड है एक आइडियल फ्लूइड है, ठीक है, और एक आदर्श द्रव्य है, और ये क्या कर रहा है, ये फ्लो कर रहा है। और ये आपका जो है इनलेट है, ए पार्ट इनलेट है, यानी यहाँ से प्रवेश कर रहा है, और बी क्या है, आउटलेट है, यहाँ से आपका जो द्रव्य है या जो फ्लूइड है वो बाहर जा रहा है, ठीक है। तो आप लिखेंगे, लेट अस कंसीडर an ideal fluid be flowing from A to B. Let A be the inlet of fluid, and B be the outlet of the fluid. मान लीजिए या मान लें एक आदर्श द्रव्य A से B की ओर प्रवाहित होता है, ठीक है। A इसका इनलेट है,
तथा बी आउटलेट है। ठीक है, तो हमने पहले ये थ्योरेटिकली लिखना है। अब हम बात करेंगे ए की। ठीक है, तो ए क्या है? आपका इनलेट है। इसका हमने जो क्षेत्रफल लिया है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? A1 है। और हमने जो उसकी स्पीड ली है या जिसकी वेलोसिटी ली है, कितनी ली है? वेग कितना लिया है? V। ठीक है, और यहाँ पर बी पार्ट में A2 क्या है आपका? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और V2 क्या है? इसका वेग। ठीक है, तो अब ये लिखेंगे एट ए पर क्या है आपका? A1 क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, ρ1 द्रव्य का घनत्व, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, नेक्स्ट, और क्या है? V1 द्रव्य का वेग, यानी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिखेंगे। इसी तरीके से अगर हम बी पार्ट की बात करें, बी वाले पोर्शन की बात करें, तो आप लिखेंगे एट बी पे क्या है? A2 क्या है आपका? ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बी, यानी बी का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ρ2 क्या हो जाएगा? द्रव्य का घनत्व, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, नेक्स्ट है V2। ठीक है, द्रव्य का वेग, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, कहां पर? बी पर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका आ जाए। ठीक है, इस तरीके से आप पूरी इंफॉर्मेशन लिखेंगे। अब ये किसके ऊपर बेस है? आपके द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार। ठीक है, उसके ऊपर ये बेस है। तो आप क्या लिखेंगे कि जितना द्रव्यमान जो है अंदर आ जाएगा उतना ही द्रव्यमान आपका बाहर आए। ठीक है, तो आप लिखेंगे आप मास एंटरिंग इक्वल्स टू मास एग्जिटिंग। ठीक है, तो मास बराबर होगा, दोनों का द्रव्यमान बराबर होगा, तो क्या होगा आपका? क्या होगा? मास की बात कर रहे हैं, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। द्रव्यमान, अगर आप बात करें द्रव्यमान की, यानी मास की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये बराबर होता है आपका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के। ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के। वी क्या दर्शा रहा है? वॉल्यूम यानी आयतन। रो क्या है आपकी? डेंसिटी। ठीक है, अब अगर हम बात करें आयतन की, यहाँ पे आयतन चाहिए हमें। ठीक है, तो आयतन क्या होगा आपका?
आयतन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हम बात करेंगे आयतन की। यहाँ पे एरिया कितना है A1, ठीक है, और वेलोसिटी वेग कितना है V1। तो A1 इंटू V1 जो होगा वो इस जगह पर वॉल्यूम होगा फ्लूइड का, ठीक है, आयतन होगा द्रव्य का। B की बात करें, यहाँ पे क्या है एरिया आपका A2, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है कितनी है V2। तो यहाँ पे A2 V2 क्या होगा, यहाँ पर वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, यानी ए पोर्शन के लिए आयतन या जो आपका वॉल्यूम है, ठीक है, जो वॉल्यूम है आयतन क्या होगा ए पोर्शन के लिए A1 V1, और यहाँ पे कितना होगा आयतन A2 V2, ये स्मॉल v है, ठीक है, तो ये ऐसे हो, ठीक है, आयतन हो गया, वॉल्यूम हो गया। अगर आप वॉल्यूम के साथ रोह को या डेंसिटी को, फ्लूइड का जो डेंसिटी है उसे ले लें तो क्या मिल जाएगा आपको, मास यानी द्रव्यमान। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, अगर हम यहाँ पे, ये आपका आयतन हो गया, ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे अगर हम बात करें मास द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान जो होगा वो बराबर हो जाएगा आयतन गुणा जो यहाँ पे आपकी डेंसिटी है, डेंसिटी कितनी है ρ1 मानी है, तो A1 V1 ρ1, ठीक है। अब यहाँ पे आयतन कितना है A2 V2, डेंसिटी या आयतन को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। अभी हमने बात करी कि मास बराबर होता है आयतन गुणा जो है घनत्व, ठीक है, आयतन गुणा घनत्व। तो यहाँ पे घनत्व कितना है आपका रो है, डेंसिटी कितनी है रो है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मास की, ठीक है, ये M1 मान लो, ये M2 मान लो, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम गुणा घनत्व यानी A2 V2 ρ2। A2 V2 क्या है, आयतन है, वॉल्यूम है, यहाँ पे आयतन कितना है A1 V1, ठीक है, रो इंटू कर देंगे तो मास हो जाएगा, यहाँ पे इसके लिए मास हो जाएगा। और अब यहाँ पे हम ये जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग दोनों क्या होंगे, बराबर, ठीक है, दोनों बराबर होंगे। तो आप यहाँ पे लिख देंगे जितना मास एंटर करेगा या इनलेट में होगा उतना ही द्रव्यमान आपका आउटलेट में होगा। तो क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम या आयतन ठीक है गुणा घनत्व जो होगा यहाँ पे, और तो यहाँ पे भी आपका आयतन गुणा घनत्व ही होगा, ठीक है, आयतन गुणा घनत्व, ठीक है। यहाँ पे जो आयतन है वो कितना है आपका कैपिटल V मान रहे, ठीक है, तो कैपिटल V1 मान लीजिए इंटू ρ1 घनत्व है, और यहाँ पे V2 मान रहे हैं और घनत्व कितना है ρ2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ये आयतन जो है हमने V1 मान लिया है और V2 मान लिया कैपिटल में, और ये स्मॉल में है, ये किसे दर्शा रहा है आपकी वेग को, स्मॉल v वेग को दर्शाता है, आपको पता है। तो यहाँ पे स्मॉल v आपका वेग है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका आयतन है वॉल्यूम कैपिटल V, ये आपका स्मॉल v है, ठीक है। अब आप सारी वैल्यू रख देंगे। V1 की वैल्यू हमने क्या बोला था कितना होगा A1 स्मॉल V1, ठीक है, और यहाँ पे ρ1 बराबर, यहाँ पे होगा इसकी वैल्यू A2 स्मॉल V2 ρ2, ठीक है, जितना मास एंटर कर रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, तो इसलिए आपका है A1 V1 ρ1 बराबर A2 V2 ρ2। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे हमारा जो फ्लूइड है, जो हमारा द्रव्य है वो कैसा है, आदर्श द्रव्य है, ठीक है, आइडियल फ्लूइड है। तो आइडियल फ्लूइड में हमने क्या बोला था कि ये संपीड्य नहीं होगा या कंप्रेसिबल नहीं होगा। कंप्रेसिबल नहीं होगा इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि यहाँ से आपका फ्लूइड एंटर कर रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों का जो एरिया है अलग अलग है, A1 और A2, यहाँ पे कम है यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, यानी आपकी जो डेंसिटी है, ठीक है, पानी जो आपका पानी या जो भी आपने फ्लूइड लिया
ठीक है, मान लीजिए हमने कोई फ्लूइड लिया है, द्रव्य लिया है, वो जब यहाँ से एंटर करेगा, बाहर निकलेगा, क्योंकि वो आदर्श जो है द्रव्य है या आइडियल फ्लूइड है, तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे रोह डेंसिटी है तो वहां पे भी आपकी रोह डेंसिटी होगी, यहाँ पे रोह घनत्व है तो वहां पे भी रोह घनत्व होगा, यानी दोनों जगह घनत्व सेम रहेगा, क्योंकि वो कैसा है, वो असंपीड्य है, इनकम्प्रेसिबल है, वो कंप्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो, आप रोह तो सेम रहेगा, ठीक है, एरिया अलग अलग है, तो फर्क किसमें पड़ेगा, आपके स्पीड में। ठीक है, पानी की स्पीड में फर्क पड़ेगा, तभी तो आपका मास सेम रहेगा, तभी तो द्रव्यमान सेम रहेगा। रोह आपका एक जैसा है, यानी यहाँ पे जो है डेंसिटी दोनों जगह सेम है, दोनों जगह द्रव्यमान सेम है, एरिया अलग अलग है। ठीक, एरिया अलग अलग है, तो यहाँ पे स्पीड में चेंजेस आएंगे, तब जाके क्या होगा, आपका जो है मास बराबर निकलेगा, जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका रोह हम ले लेंगे, जो हमने रोह 1 रोह 2 लिया है उसे हम ले लेंगे रोह। क्यों, क्योंकि कैसा फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड है, आदर्श आपका द्रव्य है, तो यहाँ पे ये जो है कंप्रेस नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रोह आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे एज द फ्लूइड इज आइडियल, आपका जो द्रव्य है वो कैसा है, द्रव्य आदर्श द्रव्य है। तो जिस कारण क्या हो जाएगा, इस कारण आपका जो है रोह 1 बराबर रोह 2 के बराबर रोह हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी घनत्व सेम रहेगा दोनों के लिए, रोह 1 रोह 2 दोनों जगह के लिए, ए और बी दोनों के लिए डेंसिटी या घनत्व सेम रहेगा। तो आप क्या करेंगे, ये आपकी इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 1। इस इक्वेशन में आप क्या करेंगे, रोह 1 रोह 2 को रोह लिख लेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रोह 1 रोह 2 की जगह रोह लिख देंगे तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जीआईसी रंसोली धार, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए, आपको बताना है, अगर हम यहाँ पे अगर हम रोह 1 और रोह 2 की जगह रोह रख देंगे तो आपका जो ये समीकरण है, ठीक है, ये वाला जो समीकरण है ये क्या बन जाएगा, आपको यहाँ पे रोह रखना है इस इक्वेशन में, रोह 1 रोह 2 की जगह क्या रखेंगे आप, रोह। ठीक है, तो आपका ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये आपको बताना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको रोह 1 रोह 2 की जगह रोह लिखना है। आपको यहाँ पे रोह 1 और रोह 2 की जगह सिर्फ रोह रखना है, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी ये आपको बताना है। ठीक है बेटा, आप खड़े हो जाइए। अब अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन में रोह 1 और रोह 2 की जगह रोह रख देंगे तो क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन, ये इक्वेशन a1 v1 रोह 1 बराबर a2 v2 रोह 2, रोह 1 और रोह 2 की जगह रोह रख देंगे तो क्या आएगा, a1 v1 ड्रॉ ड्रॉ रो। ठीक है, a1 v1 रोह बराबर a2 v2 रो। a2 v2 रोह। वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए आप, वेरी गुड, सब तालियां बजाएंगे, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, a1 v1 रोह a2 v2 रोह। ठीक है, अब रोह दोनों जगह सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा आपका a1 v1 बराबर a2 v2, ये आ जाएगा आपका। इसे आप फर्दर लिख सकते हैं a v इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, a v इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख सकते हैं आप। ठीक है, या हम इसे लिख सकते हैं a जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है v के। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि a और v का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, एक नियतांक आ जाता है, यानी a और v का जो रिलेशन है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और वेग का जो संबंध है वो कैसा है, इनवर्स, यानी अगर एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी,
वेलोसिटी कम हो जाएगी, एरिया जो है कम हो गया तो वेलोसिटी आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो यानी इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। और आपको ध्यान रखना है कि जब हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो ये आपका जो फ्लूइड होता है वो आइडियल होता है, आदर्श द्रव्य होता है, ठीक है। ये जो भी आप लिक्विड ले रहे हैं वो आदर्श होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसे आप नोट करेंगे। अब हमने जो है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को पढ़ लिया है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके बेस में क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका यहाँ पे प्रश्न है, क्वेश्चन है। तो क्या कहा गया है ये हम देख लेते हैं। वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। क्या कहा गया है कि जो पानी है वो एक पाइप से फ्लो कर रहा है, एक पाइप है उसे सीधा रखा गया है और उससे पानी क्या कर रहा है, प्रवाहित हो रहा है। और इस पाइप का जो रेडियस है, जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, और 2 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से ये क्या हो रहा है, इसमें प्रवाहित हो रहा है। What should be the diameter of the nozzle water is to come out। अब ये आपको एंट्री का दे दिया, यानी जब आपका जो है, जो पानी है वो पाइप के अंदर जा रहा है, एंटर कर रहा है, उसके भीतर जा रहा है, तो वहां पे आपको रेडियस दे दिया है, त्रिज्या दे दी है उसकी, और आपके पानी की आपको स्पीड दे दी, दो चीजें आपको दे दी है। अब क्या कहा है कि व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोजल ऑफ वाटर, यानी आपसे कहा गया है कि जो आपका जिस सिरे से या जिस हिस्से से, पाइप के जिस हिस्से से पानी बाहर निकलेगा, आउटलेट होगा, उसका जो नोजल है, ठीक है, उसका डायमीटर, ठीक है, उसका व्यास आपको निकालना है, डायमीटर निकालना है, डायमीटर यानी व्यास निकालना है, ठीक है। और आपको पानी के बाहर निकलने की स्पीड दी गई है कि पानी किस चाल से बाहर निकल रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। क्या कहा गया है, पानी पाइप के अंदर जाता है, इस जो पाइप है, पाइप जिस सिरे से जाता है उसकी जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो क्या करता है, आपका अंदर जाता है, फिर वो दूसरे सिरे से बाहर निकलता है। उस सिरे का आपको डायमीटर निकालना है, व्यास निकालना है, और आपको स्पीड दी गई है कि किस स्पीड से या किस वेग से आपका पानी बाहर निकल रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड की जो है स्पीड से, ठीक है। यानी आपको क्या दिया गया है, आर दिया गया है, R1, ठीक है, R1 दिया गया है, V1 दिया गया है, D2 पूछा गया है, और आपको V2 दिया गया है, ठीक है। तो जितना आपको यहाँ पे दिया गया है इसे सबसे पहले नोट कर लेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे, आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले R1, ठीक है, कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, R1 दिया गया है। V1 दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकंड, स्मॉल v है, ठीक है। क्या दिया गया है आपको, V2 दिया गया है, कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड। पूछा क्या है आपसे, D2 पूछा है। तो सबसे पहले जो कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है सब आप नोट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे आपको D2 निकालना है, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का भी यूज कर सकते हैं, या आप इसे डी में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी इसको व्यास बना दीजिए, जो आपका रेडियस दिया है, त्रिज्या दी है, इसे व्यास बना दीजिए। तो कैसे बनेगा, जो आपका D1 होगा वो बराबर हो जाएगा 2R1 के, ठीक है। आप जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है व्यास का क्या होती है, आधा होती है, व्यास निकालना है तो 2R1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या जानते हैं, जो है जितना मास अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा, ठीक है। रो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम लेंगे कि A1V1 बराबर हो जाएगा आपका A2V2 के, ठीक है। A1 क्या है,
अगर हम बात करें यहाँ पे पाइप की, तो पाइप का सिरा कैसा होता है, वृत्ताकार, सर्कुलर होता है। तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर यानी d1 का स्क्वायर, d1 बाय 2 का स्क्वायर इंटू v1 बराबर a2 की बात करें, ठीक है, यहाँ पे जहां से वो बाहर निकल रहा है आउटलेट भी कैसा है, सर्कुलर है, तो यहाँ पे इसका एरिया कितना होगा, पाई d2 का स्क्वायर बाय का इंटू ये हो जाएगा d2 बाय 2 इंटू जो है इसका स्क्वायर इंटू v, ठीक है। यहाँ पे आपकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लग रही है, रो सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं, रो से रो कैंसिल, सॉरी पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, d1 का स्क्वायर अपॉन 4 बराबर इंटू v1, ठीक है, बराबर d2 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू v2। क्या निकालना है, d2 निकालना है, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, d2 निकालना है, d2 का स्क्वायर इंटू v2 बराबर d1 का स्क्वायर इंटू v1, या d2 का स्क्वायर बराबर d1 का स्क्वायर इंटू v1 अपॉन v2, ठीक है। d2 निकालना है तो d2 बराबर ये हो जाएगा आपका d1, स्क्वायर हटा देंगे और ये क्या हो जाएगा आपका स्मॉल v है, ये v1 अपॉन v2 का होल 1/2, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज रख देंगे, वैल्यू रखेंगे आप, d1 की वैल्यू कितनी है, d1 कितना है 2 सेंटीमीटर, v1 और v2 की वैल्यू कितनी है, v1 है आपका यहाँ पे 2 और v2 है जो आपका वो 10, ठीक है। और आप यहाँ सोच रहे होंगे कि हमने इसे मीटर प्रति सेकंड जो है इसे या तो हम मीटर में कन्वर्ट करते या हम इसे सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते, पर जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे ना तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे डायरेक्ट भी रख सकते हैं, आप कन्वर्ट करके भी रखेंगे तो यही आंसर आएगा, आप देख सकते हैं करके। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख दी है क्योंकि अगर आप इसे कन्वर्ट करके रखेंगे, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो आपकी वैल्यू सेम आएगी क्योंकि वो बाद में कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ही वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उससे उतना फर्क नहीं पड़े। आप अपने आप करके भी देख सकते हैं इसे, आपका आंसर यही आए। अब यहाँ पे अंदर आपका 2/10 है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये जाएगा 2 इंटू 1/5 का होल 1/2, तो 2 इंटू हो जाएगा 1/√5 d2, 2/√5, ये आपका सेंटीमीटर में आएगा, आपको ध्यान रखना, ठीक है, सेंटीमीटर में आएगा इस तरीके से। इसे आप और सॉल्व करेंगे तो पॉइंट्स में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका 0.894 सेंटीमीटर, तो d2 की वैल्यू आपकी आ गई। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है, इस तरीके से आपका इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में लगेगी, ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ा। आई होप आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, किस तरीके से हम इसे अप्लाई करते हैं, ये रिलेशन हमें क्या बताता है, ये भी आपको सब क्लियर हुआ होगा। आपको इस टॉपिक को रिवाइज करना है, डेरिवेशन को रिवाइज करना है, साथ ही साथ जो मैंने आज आपको न्यूमेरिकल कराया है इसे भी रिवाइज करना है, और इसके बेस पे जितने भी आपकी बुक में न्यूमेरिकल है आप उसे सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूछना है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।